हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपने हमारे पुराने वीडियोज देखे होंगे जिसमें हमने प्रपत्र 1 और 2 दोनों के बारे में बातचीत की थी। साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि आप एंट्री गेट से लेकर के वापस जब एग्जिट आप करते हो सेम गेट से, तो आप क्या क्या फेस करते हैं उस दिन इंटरव्यू के दिन, ठीक है, जिसमें इंटरव्यू भी रहता है, साथ साथ फिजिकल टेस्ट भी रहता है। तो 1, 2 और 3 वीडियोज़ में मैंने आपको ये सारे चीज़ें बताई थी। दिस इज़ द फोर्थ वन एंड आज के दिन हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे आपको, जिसमें कि ये बताएंगे कि मुझसे क्या इंटरव्यू में पूछा गया और मेरे दोस्तों से क्या पूछा गया, प्लस मैंने मॉक टेस्ट में क्या दिया था, और मॉक टेस्ट कैसे अलग है आपके रियल वाले टेस्ट से, और क्या ज्वाइन करना चाहिए नहीं करनी चाहिए। साथ साथ क्या मिथ्स हैं, कुछ मिथ्स भी हैं जो यूजुअली लोगों को पता नहीं होती और होते, और कुछ भी वो तैयारी करते रहते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि आपको वो सारे मिथ्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ उसके साथ ही कुछ मैं टिप्स भी देना चाहूँगा, क्योंकि जो मैंने गेन किए हैं मॉक टेस्ट वगैरह और इधर इस पूरे इंटरव्यू के दौरान, तो आप पूरा देखेंगे और इसमें पूरे मैं डिटेल में आपको सब कुछ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, मैंने आपको 7th पॉइंट में ही कल बताया था, जो 3rd वीडियो था पार्ट 3 64th का, जो इसका प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने 7th पॉइंट में बताया था आपको कि अब क्या करेगा कि एक गार्ड आपको एक रूम तक ले जाएगा। वो कोड आपके हाथ में होगा, वो कोड वो खुद ले लेगा और वो अब गेट खोलेगा, और गेट खोलने के बाद अंदर वो खुद झांकेगा और बोलेगा सर आ चुके हैं, या फिर सर कैंडिडेट आ गए, ऐसे या फिर सर आ गए, अब आपको लेके चाहिए, इस तरह से आपको बोलेगा। अब यहाँ से शुरू होता है आपका काम। आप अभी मास्क आप पहने रहेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स आप लाएँ तो वो ठीक बगल में ही एक रूम में आपको रखवा दिया जाएगा, वही गार्ड बोलेगा। फिर आपको बोलेगा सर आ गए, आप अंदर जाएंगे। अब शुरू होता है। अंदर आप जाते ही सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी है बोल दें। हालांकि गुड आफ्टरनून भी हो सकता है, जैसे कि मेरे वक्त में गुड आफ्टरनून था, लेकिन मैं गुड मॉर्निंग बोला। इससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने इस चीज़ को गौर किया है। कोई उतना माइंड भी नहीं किया था। मॉक टेस्ट में भी लोग उतना नहीं माइंड करते हैं, अभिवादन नहीं समझते हैं, क्योंकि आजकल के लोग शुरुआत में गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं कभी मिलते हैं, तो शायद ये भी हो सकता है। लेकिन आप कोशिश करें कि गुड इवनिंग है तो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून तो आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून ही बोले, ठीक है। गुड मॉर्निंग तो गुड मॉर्निंग। तो ये मैंने बोला गुड मॉर्निंग। उसके बाद उन्होंने खुद बोला कि इफ़ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल और इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल देन, ऐसे ही बस उन्होंने बोला मास्क के बारे में, अबाउट मास्क। तो हालांकि मैंने इंग्लिश और हिंदी का मैंने चूज़ किया था, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट मैंने जो भी दिया था वो इंग्लिश में दिया था। लेकिन आप जब बिहार में हैं तो आप इंग्लिश दे रहे हैं या हिंदी दे रहे हैं, ये फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप प्रपत्र 1 अगर आप देख रहे होंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी इंटरव्यू में लैंग्वेज का कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपने देखा होगा। तो खैर इतनी होने के बाद मैंने बोला कि कैन आई टेक दिस ऑफर, क्योंकि मैंने इंग्लिश में ही दिया था। तो मैंने ये सोचा कि शायद वो अगर आप परमिशन देते हैं तो मैं इंग्लिश में ही बात करना चाहूँगा, या फिर हिंदी में भी बात कर सकता हूँ, मैं दोनों में ही कर सकता था। और यहीं पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अगर इंग्लिश का अगर आपने ऑप्शन रखा है और इंग्लिश में ही आपने प्रिपरेशन की है, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लस आपने मॉक टेस्ट वगैरह आप दिए हैं वो भी इंग्लिश में ही था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इंग्लिश से यहाँ पर भले ही रख करके चले, लेकिन वो अपनी हिंदी में भी आपको बात करनी पड़ेगी। मैं आपको गारंटी के साथ ये बात बोल रहा हूँ। थ्रू इंग्लिश आप पूरे इंटरव्यू में नहीं होगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। दिस इज़ नॉट यूपीएससी इंटरव्यू, बिकॉज वहाँ पर आपके पास 22 जो शेड्यूल लैंग्वेज होते हैं उसमें से आता है, क्योंकि मैंने उसके लिए भी मॉक टेस्ट दिया था। हालांकि मैं यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं दे पाया कभी अभी तक, लेकिन मैंने मॉक टेस्ट वगैरह ऐसा दिया है, मतलब कि आप समझें तो। और मेरे दोस्तों से भी बातचीत हुई तो उसने भी यही बात बताया कि बीपीएससी में आपको भले आप इंग्लिश ही चूज करके आप सोच के चल रहे हैं कि इंग्लिश में ही पूछा जाएगा तो मैं पूरा इंग्लिश ही बोलूँगा, ऐसा नहीं होने वाला।
मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन वो आपको हिंदी में ही सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही वो हिंदी में आपसे सवाल पूछे तो उसका आप उत्तर भी हिंदी में ही देने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये इंप्रेशन ख़राब कर देता है आपका। उनको लगता है कि ये बंदा अडेप्ट नहीं कर सकता इस तरह से हिंदी के माहौल में या फिर बिहार के माहौल में, क्योंकि रहना है आपको वहीं पर। ठीक है, तो मैंने बोला कैन आई टेक दिस ऑफिसर, सो उन्होंने बोला यस यस ओके। और साथ ही साथ जैसे ही मैंने ये सेंटेंस बोला तो उनको लगा कि दिस पर्सन इज़ फ्रॉम बिलोंगिंग टू द इंग्लिश बेल्ट ऑफ और इंग्लिश कैटेगरी ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू। उन्होंने बोला कि यू कैन स्पीक इन इधर लैंग्वेज, और हिंदी और इंग्लिश। तो मैंने बोला थैंक यू सर, बस इतना ही उन्होंने बोला। फिर उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि वाई डिड यू टेक सोशियोलॉजी। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि मैं स्पेसिफिक नहीं जानना चाहता कि मेरे से ये क्यों पूछा, कि आपसे क्यों कुछ और पूछा जा सकता है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे ही आपने अगर सोशियोलॉजी वगैरह आपने लिया हो या फिर पब एड लिया हो, ज्योग्राफी या हिस्ट्री ज़्यादातर बिहार में लेते, तो वाई हैव यू टेकन दिस पर्टिकुलर थिंग, इसका आप थोड़ा सा प्रयास कर लें, मतलब कि उसको एक आप उत्तर तैयार कर लें। ठीक है, ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हालांकि मैं आपको 150 क्वेश्चंस देने वाला हूँ अगले वीडियोज में, जिसमें कि आपको बेसिक से लेकर के आपके ऑप्शन से लेकर के आपके करंट अफेयर से लेकर के आपके माता पिता से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, जो मैंने मॉक टेस्ट में देखा, यहाँ पर मैंने देखा, जो मैंने तैयारी के दौरान कई लोगों से बातचीत के दौरान मैंने पाया, तो सब कुछ वो 150 में ही रहेंगे। हालांकि बहुत कम है 150, क्योंकि 1000 क्वेश्चंस भी लोग तैयार करके जाते हैं और एक नोटबुक में तैयार कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको 115 दे पाऊँगा। ऐसे तो मैंने खुद 500 लिखे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मिनिमम मैं आपको बताऊँ जो स्पेसिफिक ना हो, जनरल हो, सबके लिए काम है। ठीक है, उन्होंने बोला कि वाई हैव यू टेकन दिस सोशियोलॉजी। मैंने रीजंस बताया कि ये करंट अफेयर्स में इंग्लिश में ही मेरी था कि दिस हेल्प्स इन दिस असिस्ट इन करंट अफेयर्स एज वेल, जीएस पेपर्स, ऐसे मैंने करके 2-3 पॉइंट बताए थे। मैं सब कुछ सुनाने नहीं जाऊँगा, अदरवाइज ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप वो अपने हिसाब से तैयार कर लें, मैं हिंट्स देता जा रहा हूँ आपको। उन्होंने बोला ओके। द सेकेंड वन, ठीक हो, सामने जो बोर्ड के मेंबर थे उनको मैंने गुड मॉर्निंग तो सबको कहा था, तो सबसे पहले उनको ही शुरुआत कीजिए। तो जैसे मैं अंदर गया तो पहले मैं आई कमिंग मैंने बोला था, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा भूल गया था, क्योंकि माहौल थोड़ा ऐसा हो जाता है कभी कभी कि आप नेचुरलिटी में ही आ जाते हो फिर से। सो आप वहाँ पर मैं गया था, अंदर जैसे घुसा तो मैं आई कमिंग तो बोल दिया था मैंने। अंदर जाने के मतलब कि रास्ता जो कवर करने का वक्त उतना नहीं मिला था। आप जैसे ही गेट खोलते हो तो गेट के ठीक बगल में ही कुर्सी था, तो उतना लंबा होता नहीं है जैसा आप ये यूट्यूब के कुछ चैनल्स पर दिखाते हो कि वहाँ से आते हैं, गेट खोलते हैं, फिर आते आते बोल देते चारों को गुड मॉर्निंग। उतना वक्त नहीं था, तो मैं जल्दी से वहाँ पर पहुँचने के बाद ही बैठा नहीं, वहीं पर सामने मैंने बोल दिया गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मेरे को बोलना चाहिए था, क्योंकि 2:30 के मतलब 12 बजे के बाद ही था मेरा। ठीक है, खैर इनसे उन्होंने मुझसे सोशियोलॉजी के बारे में पूछा, आपसे पूछेंगे ज्योग्राफी हिस्ट्री, वाई हैव यू टेकन दिस, पहला चीज। सेकेंड, ठीक उनके लेफ्ट में बैठे हुए थे, राइट में बैठे हुए थे। अगर आप मेरे लेफ्ट में बैठे तो उनके राइट में बैठे हुए थे, क्योंकि सामने हम लोग थे, तो मेरे लेफ्ट में बैठे हुए थे। फिर उनकी ओर उन्होंने इशारा किया, सवाल पूछे। उन्होंने मुझसे कहा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। उसके रीजन्स मैंने कुछ बताया, हालांकि मेरे आंसर परफेक्ट नहीं थे। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला। आंसर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं कभी भी ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू बी सिलेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू गाइज कि आप भी इंटरव्यू अगर मॉक टेस्ट वगैरह आप नहीं दिए हो तो नो नीड टू वरी। आप को मैं जो लास्ट में टिप्स दूंगा वो बहुत बेनिफिशियल होगा, जिसको मैं अभी बता देता हूँ थोड़ा सा कि आप इसी तरह से एक जैसे मैं अभी आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ तो एक कैमरा या फिर मोबाइल को ही आप क्या करें कि बिल्कुल सामने रख दें, और इस तरह से आप सोचें कि सामने आपके कोई इंटरव्यूअर है जिसमें आँख मिला करके आप बात कर सकें। ऐसे नीचे करके ना कोशिश करें, जैसे शर्माते हुए ऐसा ना करें। तो कोशिश करें कि 20 मिनट का एक इंटरव्यू हो, उस हिसाब से 2 इंटरव्यू भी कम से कम आपको एक दिन में देने चाहिए लास्ट के 7 डेज में।
अगर आप नहीं भी दे पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। लास्ट के 3 डेज में आप कोशिश करें कि 3-3 इंटरव्यू आप देते जाएँ। अगर उसमें भी नहीं है तो प्रॉब्लम, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट में के 2 दिन में तो आपको 3-3 इंटरव्यू की कोशिश करनी ही चाहिए, क्योंकि आपका जो फ्लो होता है, जैसे आप हिंदी में वार्तालाप कर रहे हैं या फिर इंग्लिश में बात कर रहे हो, और वो होता क्या है कि हम लोग थोड़ा ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं कभी कभी, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि अरे आप इतना ज़्यादा चिल्लाते हो। जैसे मेरी आदत कुछ थी कि मैं बहुत फास्ट इंग्लिश बोलने लगता हूँ। जब मैं हिंदी बोलता हूँ तो बहुत अच्छा बोलता हूँ, और इंग्लिश में बोलने लगता हूँ तो मैं थोड़ा फास्ट बोलने लगता हूँ। इसकी वजह ये रही है कि मैंने सेमिनार वगैरह अटेंड किए थे, तो उसमें लोगों को काफ़ी हॉल भरे रहते थे, तो उसमें लोगों को चिल्ला चिल्ला करके बताना होता था। तो इस हिसाब से मेरी थोड़ी सी आदत हो गई थी, और जैसे ही मैं धीरे बोलने लगता था तो फास्ट हो जाती थी मैं, तो ये मेरी आदत सी हो गई थी। तो मैंने इसको दूर किया था पिछले 15, हालांकि मैंने 15 दिन पहले ही से मैंने स्टार्ट कर दिया था। जुलाई से मैंने शुरू कर दिया था, 7 दिन तक मैंने लगता है ऐसा किया था, उसके बाद छोड़ दिया था, फिर लास्ट के 1-2 दिन पहले मैंने किया था। तो आप भी ऐसा करें, साथ में यही टिप्स है मेरा। ज़रूरी नहीं है कि मैं टॉप कर जाऊँगा तभी मैं ये टिप्स दे पाऊँगा, ये आपको कभी भी हेल्प हो सकता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। ये यहीं पर बात हो गई। उन्होंने बोला व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, दैट इज़ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ माइन। तो मैंने बोला कि मैंने बताया कुछ कि दैट इज़ मोर स्पेसिफिक टू ह्यूमन, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, उनके साइकोलॉजी पर ज़्यादा काम करता है, एंड सोशियोलॉजी इज़ दैट टॉक्स अबाउट सोसाइटी यूजली या फिर अल्टीमेटली। तो उन्होंने बोला कि तब तो एंथ्रोपोलॉजी जो होता है वो दैट इज़ इररिलेवेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्योंकि वो तो मैंने बताया कि नहीं सर, दैट इज़ सबसेट ऑफ सोशियोलॉजी। हालांकि देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कोई किसी आप मुझे मेरी नॉलेज को देख कर के ये जज ना करने लगे कि मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, उनके पास बहुत अच्छा है, या फिर आप मेरी नॉलेज को देख कर बोलेंगे कि आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, तो ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है उस दिन पर आपका उस थिंकिंग पर। कहीं पर भी सवाल उठा दिया जा सकता है, कहीं पर भी, तो वो आपको ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट बोल रहे सॉरी, तो हर जगह बाद में सॉरी ना कहें, सॉरी वहीं पर कहें। जैसे 2-3 आपने सवाल एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड आपने दे दिया, उसके बाद तीसरे में आप सॉरी कर सकते हैं। अगर आपको बोल दे कि व्हाट डज योर फादर डू, हालांकि पिताजी में ये टिप्स भी है, मैं बोल रहा हूँ कि यहीं पर टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ चलता रहेगा। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताने जा रहा हूँ आपको। मैं ये नहीं कि अलग से मैं एक वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू बी मच मोर लेंदी। सो तो यहीं पर है कि फादर और मदर से रिलेटेड ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे, कुछ भी नहीं पूछेंगे, मैं बोल रहा हूँ। बस अगर आपने उसमें मेंशन किया है, जैसे प्रपत्र 1 में आपको मेंशन करना होगा कि आपकी माताजी क्या हैं और पिताजी आपके क्या हैं। तो माताजी पर आप गृहिणी लिखते हैं, या फिर इंग्लिश में आप लिखेंगे तो होम मेकर आप लिख सकते हैं। हाउस वाइफ भी लोग लिखते हैं यूजली, मैंने सुना है आजकल होम मेकर ज़्यादा लोग लिख सकते हो, कोई इशू नहीं उसमें। और फार्मर लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि किसानी लिखेंगे तभी आपको बिल्कुल टॉपर टाइप मार्क्स देगा, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ से कुछ नहीं होता, बस आपको बताना होता है कि आप क्या हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि तब तो ये इरेलीवेंट हो गया यार। तो बोला नो सर, दैट इज़ द सबसेट ऑफ सोशियोलॉजी। मैंने यही बताया, सोशियोलॉजी टॉक्स अबाउट बोथ इंडिविजुअल्स एज वेल एज सोसाइटी। क्योंकि ये इंग्लिश में मुझसे पूछा जाता तो मैं इंग्लिश में ही जवाब दे रहा था, क्योंकि उनको शुरू से ही उन्होंने इजाज़त दे दिया था कि यू कैन टॉक इधर इन इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। तो यहीं पर मैंने 2 टिप्स भी आपको मैं दे दिया कि एक आप मोबाइल के सामने इस तरह से बैठ करके अभ्यास करें, धीरे बोलने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत रूम जो होता है कंजेस्टेड ही होता है, उतना बहुत बड़ा नहीं है, मतलब कि जहाँ पर गूंजेगा नहीं, धीरे ही होता है, सब सुनाई दे देगा। जैसे मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, कोई मैं नेता टाइप भाषण नहीं दे रहा। और उस वक्त क्या होता है कि सांस भी आपको नहीं फूलती है, आप बहुत तेज़ी से बोलने लगते हो, अचानक नर्वस हो जाते हो। तो ये मैंने सीखा है मॉक इंटरव्यू के दौरान कि मैं बहुत फास्ट बोला करता था, तो 2-3 बार डांट भी पड़ी थी मुझे कि ज़्यादा तेज़ मत बना करो, ये आपको यू आर नॉट अ गुड ओरेटर अनटिल और अनलेस यू इम्प्रेस अदर्स। तो ये अच्छी बात उन्होंने बताई थी। और डांट बहुत ज़्यादा मुझे पड़ती है, आज भी पड़ती है, आगे भी पड़ती रहेगी, मुझे पता है। तो ये 2 बातें हो गई। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए सेम से रिलेटेड। चौथा उन्होंने पूछा कि हैव यू हर्ड द नेम ऑफ एंड्रे बेटे। उन्होंने इंग्लिश में फिर से सवाल पूछा,
तो मैंने बोला यस। मैंने कुछ बताया कि ही डिड रिसर्च इन साउथ इंडिया वगैरह, मैंने ये सब बताया। मैं ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं चाहूँगा क्योंकि ये स्पेसिफिक फिर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि सब आपसे भी 2-3 सवाल जो होंगे वो यहाँ पूछे जाएंगे। तो पहला ये हो जाएगा कि आपने हिस्ट्री क्यों लिया वगैरह वगैरह, ये ज़रूर से याद कर ले। हालांकि मैं जो 150 क्वेश्चन आपको दूंगा उसमें ये भी रहेगा कि आप अपने इस पर भी काम कर ले कि वाई हैव यू टेकन दिस, आपने क्यों ये विषय लिया, ठीक है, जबकि आप बीटेक वाले हैं वगैरह हैं, ठीक है। ये दूसरी बात ये हो जाएगी कि उसके 5 कम से कम फिलोसफर के नाम याद रख लें। तीसरा ये हो जाएगा कि उसमें आप अपने फेवरेट के भी नाम याद रख ले कि हु इज़ योर फेवरेट सोशियोलॉजिस्ट, हु इज़ योर फेवरेट हिस्ट्रियन एंड वाई। वाई मतलब आप जैसे ही वाई हो जाएगा तो आपको उनके बारे में पढ़ना होगा कि व्हाट डिड ही डू, लाइक हेरोडोटस हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, उन्होंने क्या ऐसा कर दिया। अगर आपने बोल दिया कि हेरोडोटस, तो व्हाट डिड ही डू, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने शुरुआत की इस वजह से, तो उन्होंने आपको वो बताना है। आप एरिस्टोटल, प्लेटो वगैरह का अगर आप मेंशन कर रहे हैं किसी वजह से, इरास्टोस्थेनीज जो ज्योग्राफी के लिए होते हैं, तो उस हिसाब से तो आपको उसके बारे में ज़रूर से ज़रूर याद कर लें, पहली चीज़। तो यहाँ पर ये हो गई 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, कुछ टिप्स मैंने आपको दे दी जो मैंने सीखा है। चौथा क्वेश्चन के लिए उन्होंने फिर से अपने ठीक बगल में बैठे, क्योंकि 4 लोग बैठे होते हैं, ठीक है, एक आपके सामने जो मेन होता है, जिनको आप सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी आप बोलना चाहते हैं बोले। लेफ्ट राइट आप कहीं भी घूम सकते हैं, अपना मुंडी घुमा करके बोल सकते हैं, दैट्स ऑल। तो फिर उनके बगल में उन्होंने लेफ्ट में, मेरे लेफ्ट में पहले सामने सेकंड वन ने मुझसे कुछ पूछा उन्होंने, फिर उन्होंने आगे की ओर बोल दिया सर। उन्होंने मुझसे हिंदी में वार्तालाप करना शुरू किया। आपको प्रशासन, उन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट बोलना शुरू किया कि आर यू इन जॉब। हालांकि पहला जो सेंटेंस था उन्होंने बोला कि आर यू इन जॉब, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो बोला नो सर, आई बिन प्रिपेयरिंग फॉर दिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर द लास्ट 3 years। थोड़ा सा स्माइल रखें चेहरे पर। जहाँ पर सेंसिटिव मुद्दे होंगे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर वहाँ पर स्माइल कम कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए भी मुझे मॉक टेस्ट में थोड़ी सी फटकार लगाई गई थी कि आप बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं। जहाँ जहाँ सेंसिटिव मुद्दे हैं वहाँ पर तो आप स्माइल नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये चीज़। देखिए, हालांकि मैं क्वेश्चन जो भी आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो। हालांकि मैं भी एक तरह से समझिए तो मैं एस्पिरेंट ही हूँ, अभी कोई बहुत फेमस नहीं हूँ, लेकिन मैंने दिया 2-3 जगह पर इंटरव्यू अच्छे खासे, तो इसलिए मुझे एक एक्सपीरियंस था कि ऐसा ही होता है वाकई में, और सब जगह यहाँ पर मैंने ये चीज़ को कॉमन पाया, ठीक है। तो ये थी आर यू इन जॉब, तो बोला नो सर, आई बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर द लास्ट 3 years। कोशिश करें कि बोलने के बाद ज़्यादा उसको इलोंगेट ना करें झूठ मूठ का। हो गया तो हो गया, अब कुछ और पूछेंगे तब और उसमें होगा। एक लाइन में हो रहा है तो काम बन जाता है। फिर बोला ओके, प्रशासन से संबंधित कुछ निगेटिव थाट्स है जनता में, उसके बारे में बताइए। मैंने इसके बारे में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के बारे में बताया था। तो बोला ठीक है। हालांकि उन्होंने मुझे किसी पर भी मुझे लगा कि मैं परफेक्ट नहीं आंसर दे रहा हूँ, कभी भी नहीं, ईमानदारी से बता रहा हूँ। मुझे पूरे में लगा कि परफेक्ट आंसर नहीं दे रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जो भी मेरे आसपास जो भी थे वो कुछ 1-2 लोगों ने ऑलरेडी इंटरव्यू दिया था बीपीएससी का, सो उनको शायद ज़्यादा बेहतर जानकारी होगी। लेकिन मैं परफेक्ट नहीं था, मैं 100% बता रहा हूँ आपको। और बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन वाला भी, सेटिस्फैक्ट्री आंसर भी नहीं था मेरा, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको। तो हो सकता है दिस इज़ लाइकली टू बी वन सॉर्ट ऑफ थिंग कि जो मुझे इसमें मेरिट लिस्ट में लाने से थोड़ा बहुत चूक जाऊँ। एंड मेरे हिसाब से ये भी एक रीज़न नहीं है। मेंस में भी मैंने थोड़ी गलती कर दी थी, जिसमें मैं एक क्वेश्चन गलती से मैं छूट गया था मेरे से, तो वो भी रीज़न हो सकता है कि बाहर होना। क्योंकि ये जिन लोगों को भी नहीं पता अभी तक कि एक इंटरव्यू से सिर्फ नहीं होता, मेरिट लिस्ट आपकी जो मिलती है वो मेंस का भी आधार है। तो अधिकतर लोग को ये पता नहीं होता है, पता होता है लेकिन जो लोग शुरुआत के हैं, जैसे पीटी अभी वो दे रहे हैं, तो उनको ऐसा अभी उतना नहीं ध्यान होता है। चलिए, इतनी बात हो गई।
तो इतनी बात के बाद उन्होंने बोला कि ओके, आप ये बताइए कि आप कभी गांव गए हैं? हिंदी में अब बातचीत हो रही है तो अब आप हिंदी में ही बोलें। तो मैंने बोला जी सर। अच्छा, वहाँ पर आप ऐसे इंसानों को बताइए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में बताइए जो आप यूजली देखते हो, मतलब सरकार के कर्मचारी हो जिसको आप यूजली देखते हो। मैंने कुछ नाम लिए थे, हालांकि मुझे पोस्ट मास्टर भी गलती से मुंह से निकल गया था, हालांकि मैं पोस्टमैन बोलना चाह रहा था। लेकिन उसके बाद यहीं पर एक बात है कि आप बार बार न बोले सर सर रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसे नहीं करना है वहाँ पर। अब मुंह से निकल गया तो निकल गया, अब जो आपने को समझ के बोलना चाहिए। नहीं तो वहाँ पर आप अगर आपको उसी वक्त जल्दी से आ जाता है तो आप बोल सकते हैं सॉरी सर, मैं पोस्टमैन बोलना चाह रहा था, ऐसा आप बोल सकते हैं। लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मैं पोस्ट मैन की जगह पोस्ट मास्टर बोल दिया। और ये बाद में मुझे जब अगले जो आपके होते हैं मेंबर, बोर्ड मेंबर, उन्होंने जब सवाल पूछना किया तो मुझे ध्यान आया कि मैं पिछली बार में ये गलती कर दिया था। हालांकि उससे उनका जो चेहरा था वो काफ़ी गुस्सा नहीं था, मतलब एक तरह से नॉट सेटिस्फैक्ट्री। बोला कि नहीं नहीं और कोई। तो मैंने बोला, फाइनली मैंने टीचर का नाम लिया था कि मेरे ग्रैंडफादर भी एक टीचर थे। सो एंड ही वॉज अ गवर्नमेंट टीचर, मीन्स वर्किंग इन अ गवर्नमेंट कॉलेज, और उनको लोग हेड मास्टर बोलते थे, दैट्स व्हाई आई वुड से टीचर। मैंने ये बोल करके ख़त्म किया था। हालांकि मैंने इसके पहले 2 अटैम्प्ट कर लिए थे, 2 लोगों का नाम लिए थे, उससे वो सेटिस्फैक्ट्री थे। उन्होंने लास्ट पूछा कि आप कोई ऐसा स्कीम का नाम बताइए जो बिहार में जो बहुत ज़्यादा महिलाओं के लिए जो बहुत ज़्यादा फेमस हो। तो मैंने कन्या उत्थान योजना बताया था। बोला था नहीं, ये बालिका के लिए और कुछ। तो मैं इसको बताना चाह रहा था कि दैट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक टू बालिका, बिकॉज अब 18 के बाद में इसमें दिया जाता है, ठीक है। और जब आप 18 तक जो अनमैरिड हैं तो उस वक्त तक क्या होता है कि आप बालिका समझे जाते हैं। लेकिन आप ग्रेजुएशन अगर आपने कर लिए तो 25,000 रुपये मिलते हैं, तो उस वक्त तो आप महिला हैं। हालांकि ये तरीका होता है उनका, आप ज़्यादा उनसे बहस इन बारे में मत कीजिए। कि अगर आपको तर्क देना है तो आप उनसे परमिशन ले लीजिए कि सर मैं इस पर 2 तथ्य रखना चाहता हूँ या फिर कुछ चीज़ के बारे में कहना चाहता हूँ विथ परमिशन सर, तो वो परमिशन आपको दे देंगे। ठीक है, अगर नहीं देना चाहते तो बोल देंगे कि नो नीड, आप मैं समझ गया, ऐसे भी बोल सकते हो। क्योंकि मॉक इंटरव्यू में मैंने ये सब देखा मैंने ये सब चीज़ों को। तो बोला कि ठीक है चल, मैंने कुछ नाम बताए। फिर बोला कि दे लाइक आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। तो बोला नहीं नहीं, दैट्स अ संकल्प। फिर मैंने शौचालय निर्माण, तो बोला कि दैट्स अनदर संकल्प। मुझे उस वक्त ध्यान नहीं आया था क्योंकि अब बहुत ज़्यादा पढ़े रहते हो। मैं बालिका साइकिल योजना और प्लस मैं 10 बता सकता था। कुशल युवा प्रोग्राम भी था, उसमें महिलाएं भी आ जाती हैं। आप समझिए कि सिविल सर्विसेज ये जो प्रोत्साहन योजना है उसमें भी महिलाओं को आ जाता है। आप समझिए बालिका साइकिल योजना हो गया, फिर बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें में सैनिटरी पैड से रिलेटेड भी चीज़ें आ जा रही थी कन्या उत्थान योजना में। तो मैं इसमें बोल रहा था कि ये समस्याएं तो महिलाएं की, ये सब बोल सकते हैं लेकिन आप उनसे बहस नहीं कर सकते। वो बोल रहे नहीं तो नहीं, आप उस पर ये मत बोले कि ज़्यादा उस पर नहीं बोले। अगर आप बोलना है, अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर मैं गलती करूँ या फिर आपको ऐसा लग रहा है, तो मैं आपको फिर से बता दूँ, आपके पास हमेशा एक ऑप्शन होता है कि परमिशन लेना, बिना परमिशन के ना बोले ज़्यादा। तो वो हो सकता है कि वो जानते भी हो कि ये देखना चाहते हो कि 5-6 बता पाता है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो इट्स अप टू यू, आप उसको पॉजिटिव भी ले और स्माइल करते रहें थोड़ा बहुत। तो बोला नहीं, एक जगह पता नहीं कहीं पर उन्होंने मुझसे बोला कि आपने सुना नहीं ध्यान से क्या। मैं बोल रहा हूँ बिहार सरकार का, आप भारत सरकार का बता रहे हैं। शायद मैंने एलपीजी वाला मुंह से गलती से निकल गया होगा, क्योंकि मैंने ध्यान में मुझे ये नहीं आया, क्योंकि 2-3 बार उन्होंने नहीं किया था। तो उस वक्त दिमाग में आया कि व्हाट वाज द रियल क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी भूल जाता हूँ, हो जाता है ऐसा। तो ये मैंने एक चीज़ गौर किया, कोशिश करें कि थोड़ा ध्यान में रखे रहें। तो ये भी एक टिप होगी, तीसरी टिप। तो उसके बाद उन्होंने बोला ओके, मैंने एक और ट्राई किया था और यही बता दिया था शौचालय निर्माण वाला। तो उन्होंने बोला ओके ओके इट्स ओके। उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ने को कहा था, अगले वाले को बोला
सबसे लंबा जो इंटरव्यू मेरा चल, देखिए मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि मेरा जो भी इंटरव्यू आज तक हुआ है मॉक वाला भी, उसमें मैं जो भी 4 होता था उसमें से मैं 2 को नाराज़ी कर देता था और 2 को थोड़ा अच्छे हो जाते थे। तो मैं ये फिर से बोलूँगा कि कभी भी इंटरव्यू में आप चारों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अगर कभी हो गए, जैसे कि आपने जो भी बोला वो सेटिस्फाई आपको लग रहा है ऐसा, क्योंकि आप सॉरी सॉरी कह के निकल जाते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सेटिस्फाई हुए कि नहीं हुए। यहाँ पर मैं एक अलग टिप मैं देना चाहूँगा कि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द यूपीएससी इंटरव्यू एंड द बीपीएससी इंटरव्यू इज़ दैट आप पीटी की आप ये सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर नॉलेज की भी टेस्ट होती है। अगर किसी को ये थोड़ा सा मुझे मिथ टाइप लगता है यहाँ पर। देखिए मिथ इसलिए लगता है क्योंकि मॉक इंटरव्यू अगर आप जा रहे हो, लाइक आपने कोई भी बड़े इंस्टीट्यूशन का मॉक इंटरव्यू उठा लीजिए, कोई भी कभी यूट्यूब पर ही आप देख लीजिए, कुछ होंगे पढ़े हुए, बहुत सारे पढ़े हुए हैं। सो उसमें मैंने देखा है कि वो यूपीएससी की तरह ही लेते हैं इंटरव्यू। आपको मैं बता देना चाहता हूँ द रियल डिफरेंस बिटवीन द टू। द फर्स्ट वन इज़ दैट कि बिहार स्पेसिफिक ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और बिहार स्पेसिफिक ही होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। वो आप कुछ आपने नाम ले लिया तो अब आपके पीछे पड़ जाएंगे वो, समझ रहे हो आप। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आपको हॉबी वगैरह उसमें आप प्रपत्र 1 अगर आप जिन्होंने भी, क्योंकि जो ये वही समझ सकते हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर देने वाले हैं वगैरह, तो प्रपत्र 1 में आप देखते हो कि हॉबी का कभी मेंशन नहीं होगा कहीं पर भी आपका। वहाँ पर लैंग्वेज, विच लैंग्वेज डू यू वांट टू स्पीक इन द इंटरव्यू रूम, तो ये भी नहीं रहता है। लेकिन आप जो यूपीएससी के लिए आप देखते हो तो किस लैंग्वेज में आप बात करना चाहते हैं वो भी रहता है आपके पास, ऑप्ट करना होता है शुरू से ही, और उसमें हॉबी का भी मेंशन होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। और तीसरी बात यह है कि यहाँ पर नॉलेज के साथ साथ पर्सनालिटी दोनों का हो जाता है। भले ही आपको लग जाए कि यूपीएससी क्या सिर्फ पर्सनालिटी का ही बात करते हैं, क्या सिर्फ कॉन्फिडेंस ही देखता है, कि आपके चेहरे का भाव भंगिमाएँ देखता है, कि आपके बात करने का तरीका ही देखता है, तो वो ठीक है, वो देखता है। बीपीएससी भी देखता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखता है, दोनों देखता है। लेकिन बीपीएससी थोड़ा सा वाइडर हो जाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जैसे कि इसमें कोई बुरी बात मानने वाली चीज़ नहीं है कि यूपीएससी क्या बहुत नैरो है, ऐसा नहीं है, वो भी बहुत है, क्योंकि वो ज़्यादातर बिहार से नहीं सवाल पूछेगा, वो इंडिया से, पूरे आउट ऑफ द वर्ल्ड से पूछ देगा। लेकिन वो आपकी पर्सनालिटी पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेगा, आपकी इंग्लिश हिंदी बोलने के तरीके पर बोलेगा, प्लस आपको सिचुएशनल टेस्ट ज़्यादा देता है आपको, कि अगर आप कहीं के डीएम हैं, एसडीएम हैं, ये हैं वो हैं, इस तरह से आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो उस तरह से आप कैसे रिएक्ट करते हो वो ज़्यादा इसमें जाता है। तो कोशिश करें कि उसमें नॉलेज स्पेसिफिक, अगर आप स्पेसिफिक नहीं भी हैं तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 1990s द अर्ली ईयर्स ऑफ द 90th सेंचुरी, ऐसे आप बोल करके निकल सकते हैं। यहाँ पर कुछ मैं देखा है कि कुछ ज़्यादा नॉलेज पर आपको फोकस किया जाता है। सो यू नीड टू बी बिट मोर कॉशस, ज़्यादा आपको सतर्क रहें। यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क इन द सेंस ये नहीं कि आप अपने को नर्वस कर लें, लेकिन अगर आप बोल देते हैं तो आपको चांस है कि आप अच्छे मार्क्स, दूसरे के मुकाबले कुछ नहीं तो 1-2 मार्क्स तो ज़्यादा लेके ही आओगे आप। ये मेरी एक तरह से पूरा अनुभव है, जो मैंने कई सारे इंटरव्यू दिए हैं और लोगों से जब मैंने बातचीत की, और उसके बाद भी मेरे इंटरव्यू के बाद भी 2-3 मेरे जो दोस्त का हुआ था उससे भी मैंने वार्तालाप किया, तो मैंने कुछ ऐसा ही पाया। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके। तो फिर अब ये ये चौथे मेंबर जो हैं, 4 मेंबर मैंने बताया आपको, जिसमें कि 2 लोगों ने इंग्लिश में वार्तालाप किया, एक ने हिंदी में वार्तालाप किया, जिसमें से वो थोड़े से नाराज़ से हो गए। जो चौथे वन है, उन्होंने कुछ पूछा मुझसे, उन्होंने काफ़ी सबसे ज़्यादा मैं जो समय उन्होंने जो लिया पूरे चारों में, वो इन्होंने ही लिया, द लास्ट मेंबर, क्योंकि ये 5 मिनट के अंदर में निपट गया था सारा कुछ अब तक। और कम से कम आपका जो इंटरव्यू चलेगा वो 12 मिनट तक जा सकता है मेरा साथ, हाँ वही 12 से 15 मिनट तक के बीच में होगा अराउंड। तो उसके बाद उन्होंने जो मेंबर थे, जो लास्ट मेंबर थे, उन्होंने मुझसे कुछ पूछना शुरू किया कि वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से वो आते ही उन्होंने एक तरह से सबसे ज़्यादा जो खिंचाई करनी होती है, जिसके लिए आप इंटरव्यू में जाने जाते हैं, कि वो आपसे उलझा करके बोलेंगे, डांटेंगे, नर्वस करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ।
वो सारा कुछ मैंने इनमें देखा। सबसे पहले उन्होंने आते बोला देखिए घुमाइए मत किसी भी बात को, आप बिल्कुल थोड़ा स्माइल करते हुए और डांटने की मुद्रा में भी थे मुझे, देखिए घुमाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आप घुमाइए नहीं है, अगर नहीं आ रहे नहीं आते तो बोलिए डायरेक्ट नहीं आता है, घुमा क्यों रहे हैं ऐसा कुछ। तो मैंने बोला सॉरी सर, आपको ज़्यादा उनसे वार्तालाप इस बार में डिबेट नहीं करें कि नहीं ये क्या बोल रहे हैं सर, ऐसा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा यूपीएससी का देख करके आ रहा हूँ, आप ऐसे ही कुछ भी मत बोलिए, ऐसा नहीं बोलना है आपको। ठीक है, तो बोला सॉरी सर, सॉरी फॉर माय मिसबिहेवियर, ऐसा मैंने एक दो बार मॉक में भी बोला था, और उन्होंने बोला कि आप ऐसा बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं हो जाती, इफ़ आई हैव डन एनी, ऐसा कुछ था, ये सॉरी भी आप बोल सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे आप सॉरी किसी को बोलते हो, लाइक आपसे कुछ पूछा गया कि व्हाट इज ABCD ऐसा कुछ करके एक क्वेश्चन पूछा गया, आप अगर आप सुनाए आपको नहीं दो तो आप पार्डन बोलना की कोशिश करें, पार्डन, या फिर हिंदी में वार्तालाप करना चाहते हैं तो बोलें कि आप सॉरी सर मैं सुन नहीं पाए, पूरा सेंटेंस ही बोल दें। पार्डन यूजली आप सिर्फ एक वर्ड बोलेंगे तो उनको समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन फिर से सुनना चाहता है। अगर सिर्फ सॉरी आप कह देते तो ये भी हो जाता है, सॉरी के साथ साथ पूरा सेंटेंस आप बोल दीजिए कि सॉरी सर आई कुडंट गेट एबल टू गेट इट, ऐसा कुछ, और हियर इट, ऐसा कुछ आप बोल दें सॉरी अगर आप बोल रहे हो तो, क्योंकि सॉरी का सिंपली ये भी मतलब यहाँ पर हो जाता है कि आपको पता नहीं है। जैसे आपसे मैंने पूछ दिया कि आपने अभी मेंशन कर दिया पटना के बारे में, जहानाबाद के बारे में, क्योंकि BPSC है तो बिहार ही स्पेसिफिक होगा, तो 5 चीज़ें आप बिहार के बारे में बता दीजिए, तो आप सुनाई नहीं दिए, आपने बोले सॉरी सर और चुप हो गया, तो ऐसा लगता है कि इसको पता नहीं है, तो वो क्वेश्चन बदल देंगे। मैंने ऐसा चीज़ देखा मॉक में, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश कीजिए, दूसरों की गलतियों से सीखने की कोशिश कीजिए, जो नहीं है कि वो टॉपर ही हो तभी। तो ये चीज़ मैंने देखा। सो उसमें एक सवाल उन्होंने कुछ पूछा तो मैंने बोला पार्डन, वो समझ गए। फिर से उन्होंने सवाल पूछा, आप इंग्लिश में एक वर्ड बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हिंदी में बोले तो आप पार्डन या सॉरी आप तो बोलते ही रहते हैं, वो आप बोल दें। तो उन्होंने फिर से सवाल पूछा, बोला कि मुस्लिम वीमेन का, नहीं सबसे पहले उन्होंने बोला कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हो। पहिया सॉरी व्हील के बारे में आपने सुना है, हालांकि अब पूरी हिंदी में वार्तालाप हो रही है मेरी, तो व्हील चक्का या पहिया के बारे में आपने सुना है। आपको क्या लगता है कि किस माहौल में इसका इजाद हुआ होगा और क्यों? तो मैं इसका रीज़न बताएं कि अच्छे से मैंने बताने की कोशिश की हिंदी में, और धीरे से मैंने, जैसे मैं आपसे अभी बातचीत कर रहा हूँ थोड़ी सा स्माइल लाते हुए, जैसे मैं यूजली रहता हूँ, तो मैंने बोला कि मैंने कुछ अच्छे से उत्तर दिया था, जिसमें यही था कि शुरुआत के दिनों में जब जो अर्ली मैन थे उनको जो किसी भी चीज़ को कैरी करना होता था एक जगह से दूसरी जगह, तो उनको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने होते थे उसको पुश करने में। इवोल्यूशन के दौरान उन्होंने कांट छाट शुरू की, द बॉटम ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। कभी कभी एक दो सेंटेंस आप बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको आदत लगी हुई है, अगर आपने मॉक इंटरव्यू वगैरह दिया तो एक दो सेंटेंस वो खुद भी बोलते हैं कि आप बोल सकते हैं। यहाँ तक कि आप मेंस में भी आप लिख सकते हैं एक दो सेंटेंस इंग्लिश का, अगर आप हिंदी लिखते रहे हैं तो, या फिर इंग्लिश से लिख रहे हैं तो बीच में एक कोट आ गया कहीं अच्छा सा, लाइक सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस तरह से कुछ तो हिंदी में डाल देते हैं, कोई इतना ये नहीं हो जाता। एक दो तो उसी तरह से मैंने बोला कि कैरी करने में मुश्किल होती थी, तो पुश करने में फोर्स लगाना ज़्यादा पड़ता था। अभी उन्होंने इसको कम करने के लिए कुछ बॉटम पार्ट को काट छाट करना शुरू किया, जिससे ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ टाइम फिर वो पहिए के रूप ले लिया। इससे उनकी जो फोर्स लगाने पड़ती थी वो बहुत कम अब हो गई। इन्होंने इसमें मैंने हालांकि वो शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा र्यूड थे, एक दो होते हैं ऐसे, तो उन्होंने इसमें बोला ठीक है, उन्होंने ये बोला तो मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो आपको अब उन्होंने अब अगला क्वेश्चन दागा, शायद ये आज का 7वां क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अराउंड 20-25 क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं अगर आप पूरे अच्छे से याद रखें पाएँ तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको पता है कि किस एरा में ये हुआ होगा? तो मैंने बोला कि
अराउंड इन पैलोलिथिक एज। पैलोलिथिक एज में कब? तो मैंने बोला कि तो मैंने बोला कि सर कुछ ऐसे मैंने बताया जो, क्योंकि आपको अचानक हर 100% जो होता है आपको आंसर याद नहीं होता, क्योंकि उस वक्त का सिचुएशन ऐसा होता है कि हाँ, तो मैं बोल रहा था कि आपको आपका आंसर खुद ही याद नहीं रहता। तो उन्होंने बोला कब किया था, तो मैंने बताया था सर मिडिल पैलोलिथिक, मैंने बोल दिया था। उन्होंने बोला कि फायर कब आया था, क्योंकि इस दौरान शायद मेरे मुंह से फायर निकल गया था। तो जो भी वहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं वो आपको क्या होते हैं कि आपने वार्तालाप के दौरान ही अगर आप मुंह से निकल गया कुछ भी, लाइक पाकिस्तान का नाम आ गया, या फिर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल दिया, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया का नाम ले लिए, अमेरिका का नाम ले लिया, तो क्वेश्चंस फिर से बन जाते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू कि एलिमिनेट ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अगर आप कोशिश करना चाहते हैं कि ना आप जाएँ उसमें, कोशिश करें, नहीं तो अगर मुँह से निकल गया तो बस तैयार रहें। तो मैंने भी बताया कि दैट वाज अगेन इन मिडिल पैलोलिथिक। तो बोला नहीं, ये अपर पैलोलिथिक में था। ठीक है, तो बोला कि थैंक यू सर, आप थैंक यू बोल दें अगर आपने कुछ उन्होंने आपको बताया है तो। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये जो मुस्लिम वीमेन की जो समस्याएं हैं, ये शायद 10वीं क्वेश्चन है। मुस्लिम वीमेन की जो समस्याएं हैं वो कैसे डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है वो जो अलग वीमेन के मुकाबले, लाइक हिंदू वीमेन वगैरह। ये सवाल क्यों पूछा गया, मैं क्यों पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। ये आपका प्रपत्र 1 में भी लिखा रहता है, ठीक है। और वो जो फायर वाला सवाल था, क्योंकि वो आपके मुंह से निकल चुका था, इस वजह से। तो ये क्यों पर आप ज़्यादा फोकस करें, इस वजह से होता है। बोला कि ठीक है, तो मैंने कुछ बताएं पॉइंट, लाइक उनमें कई सारे इलिटरेसी ज़्यादा उनमें होती है। तो वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोले कि ये तो हम लोग में भी है यार। सभी लोग हंसने लगे इसमें। आप उस वक्त भी ज़्यादा खिलखिला कर ना हंसें, थोड़ा धीरे। फिर मैं बोला कि यूजली दे प्रोड्यूस मोर मोर देन दोज ऑफ अदर रिलीजन, ऐसा मैंने करके कुछ बोला था, हिंदी में ही बोला था, मैं आपको अभी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि अरे ये तो हम लोग में भी है। और वो आपसे ऐसा करते रहते हैं बीच बीच में। तो आप कोशिश करें, क्योंकि आप किसी का भी अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो ये बीच में ये आपको वो ज़रूर बताएगा। क्योंकि मैंने बगल जैसे बाहर निकला तो सबसे मैंने पूछा, तो बोला कि अरे पता नहीं, मुझे बिल्कुल आदिम अवस्था में लेकर चले गए थे, क्या क्या पूछ रहे थे मुझसे, बार बार बोल रहे थे सांस ले लीजिए, सांस लीजिए, आपको बोलना नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ। तो ऐसा, तो मुझे लगा, मुझे पता था क्योंकि मैंने मॉक इंटरव्यू दिया है, तो ऐसा वो करते रहते हैं। तो मुझे ये सब चीज़ें पता थी, क्योंकि मैं बीच बीच में जो भी बाहर निकल रहे हैं तो मैं उनसे भी पूछ रहा था। और मेरे दोस्त वगैरह तो हैं ही, जिनसे मैंने फिर बाद में पूछा। तो सब कुछ में सेम, किसी का वुनर लगे एक्सीलेंट, ऐसा कभी बोलते नहीं है कभी वो सब। सर में बोलेंगे, देखते हैं कि वो कितना आप गहरा जा सकते हो। तो मैंने बोला कि ओके। देन थर्ड वाज दैट हलाला सिस्टम। तो उन्होंने व्हाट इज हलाला सिस्टम। सो अगर आप मेंस वगैरह के आप जो तैयारी वगैरह कर रहे हो आप, और इतने दिन से आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं किसी माइंड में क्या होता है कि आपको डेफिनेशन तक बिल्कुल छप सा जाता है। जरूरी नहीं है कि वो सारे वर्ड बाई वर्ड ही सही हो, लेकिन डेफिनेशन मतलब थीम सही होना चाहिए, वो हो जाती है। तो उन्होंने इंग्लिश में बोला था, तो मैंने भी इंग्लिश में बोलने की कोशिश की। कोशिश मतलब मैं इंग्लिश से ही करने की हमेशा कोशिश करता था। तो उन्होंने इंग्लिश में ही पूछ दिया, व्हाट इज हलाला सिस्टम। डायरेक्ट बोला, बिल्कुल उस वक्त स्माइल नहीं किया। तो आप स्माइल करते ना, आप छोड़े नहीं। तो मैंने बोला कि दैट इज एन एबोमिनेबल टास्क एक्ट, सॉरी। मैंने उस वक्त फ्लो में बहुत अच्छा बोला था, मुझे ये सेटिस्फैक्ट्री था मेरे लिए कि दैट इज एन एबोमिनेबल एक्ट इन विच a woman has to go through the sexual activity with an authorized person if she has been divorced by her husband in order to live with her husband together again.
ऐसा मैंने बोला था। तो उन्होंने बोला, इस तरह से वो अपना मुंडी हिलाए और अपना 12वां क्वेश्चन उन्हें, जो पूरे का 12वां क्वेश्चन था, आप स्माइल ही करते रहे। आप क्या होता है कि वहाँ पर मैं जो भी जवाब दे रहा था तो मैं बहुत अच्छा बता पा रहा था, क्योंकि उस वक्त जो होता है कि आपको मैं अभी फ़िलहाल बताने के मूड में हूँ, तो मैं याद भी कर रहा हूँ कि मुझसे क्या पूछा गया था, फिर अगला क्या पूछा गया था। तो वहाँ पर याद करने के लिए आप थोड़ी बैठे रहते हो, तो वहाँ पर आप हल्का हो जाते हो। इसलिए अब जो भी मैं फ्लो में बोल रहा था वो काफ़ी फ्रैंकली बोल रहा था। तो ये मुझे एक पॉजिटिव पार्ट मुझे लगा कि मैं ज़्यादा ये नहीं कर रहा था, कि ऐसे नहीं कर रहा था। ये एक ऐसा एक्टिविटी है या फिर एक्ट है या फिर कार्य है या फिर ऐसा मैं नहीं बोल रहा था। मैं जो चीज़ है कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा सी मैटर हो जाती हैं कि आप कितने फ्रैंकली भी अच्छा से बता पा रहे हो। अगर डाउट है तो आप 2 मिनट हम उनसे खुद पूछ सकते हो कि लाइक, सर कैन आई थिंक फॉर 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स, क्या कुछ समय के लिए मैं सोच सकता हूँ सर, मात्र 10 सेकेंड में चाहिए, तो वो ज़रूर दे देंगे आपको। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आपको सोचना है तो। अगर आप ऑलरेडी इस तरह से आपको लग रहा है कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है तो गो फॉर इट। ओके, जो नहीं कि परफेक्ट होना चाहिए, लाइक कहीं रटा हुआ होना चाहिए कि इन दिस इज़ द एक्टिविटी विच और दिस इज अ सोशल एविल ऑफ द सोसाइटी, ऐसे करके बड़ा बहुत बड़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये डील्स विथ ऐसा करते हुए सिंपली आप बोले, लेकिन एक सेंटेंस में ख़त्म करने की कोशिश आप कर सकते हैं। मैंने वो बताया था कि ये घृणित कार्य है, जो हिंदी अगर मैं बताऊँ तो वो बोला कि ठीक है, और कुछ बोला कि एक तो द फोर्थ वन, मैंने 6 पॉइंट बताए थे अलग अलग करते हुए, सब पर उन्हें स्माइल करते हुए सब हंस रहे थे, और सभी में आपको एक तरह से आपको स्माइल करना, आपको भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से हंसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मॉक इंटरव्यू में भी उन्होंने ये बात मेरे को कही थी, जब एक सवाल मुझसे पूछा गया था कि आपको पता है जाति प्रथा हमारे बिहार राज्य में बहुत ज़्यादा है। सो उसमें मैंने कुछ ऐसा जवाब दिया तो उसमें भी सारे लोग हंसने लगे थे। फिर आपको मॉक इंटरव्यू में क्या होता है कि बुलाते हैं, यहाँ पर तो बुलाएंगे आपको नहीं, वहाँ पर आपको बुलाया जाता है फिर से वापस, बोलते हैं कि ओके यू कैन गो, वापस बुलाते हैं। उसमें से कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव बात बताते हैं आपको, बोलते हैं कि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ये करने की कोशिश किया जाएगा, जब होगा कि आप कुछ अच्छा भी बोल रहे हो तो आपको थोड़ा सा गिराने का प्रयास किया जाता है। जिन्होंने मॉक इंटरव्यू नहीं दिया उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। तो आप वहाँ पर क्या करें कि आप अपना कूल ना खोएं, डोंट लूज़ योर कूल। ये सेंटेंस मुझे याद है, उन्होंने बाद में कही थी, डोंट लूज़ योर कूल, ऑलवेज ट्राई टू बी स्टेबल। ज़्यादा आप खिलखिला कर हंसने न लगे पागलों की तरह, और बिल्कुल नर्वस होकर के आँख में आंसू ना लगे, ऐसा कुछ। जस्ट ट्राई टू बी कूल, क्योंकि ये सबके साथ होता है। वहाँ पर इतने सारे लोगों में से छांटना है किसी को, तो सब के मजाक उड़ाएंगे, और आप देखते हैं कि कितना आप आंसर दे पा रहे हो वगैरह। मैंने बोला ठीक है 10 ओके, तो मैं सब में स्माइल किया जाता है। हालांकि सारे पॉइंट्स ही मैंने मेंस में लिखे थे, तो इस वजह से मेरे सिलेक्शन में थे। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पर आप लिख देते हो तो वहाँ पर हो जाता है, और यहाँ पर भी आपको होता है, लेकिन वो पॉइंट्स आपसे देखना चाहते हो। तो फिर मैंने 3 और पॉइंट्स बताए थे, सारे पॉइंट्स तो मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि 6 पॉइंट मैंने बताए थे, मुझे ये ध्यान है। बोला दैट्स ओके। उन्होंने लास्ट में बोला कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, बताओ व्हील जो होता है किस सिद्धांत पर काम करता है, ऐसा कुछ। मैंने बोला कि कुछ बताया था, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो नहीं, ये तो नहीं परफेक्ट नहीं है, ये घुमा रहे हो कुछ और। तो बोला कि सर आई एम नॉट गेटिंग एबल टू रिकॉल दिस पर्टिकुलर थिंग। तो बोला हाँ, ये तो इतने साल हो गए तुम्हारे छोड़े हुए। मैंने सॉरी कहा कि आई एम नॉट गेटिंग एबल टू रिकॉल दिस, ऐसा कुछ मैंने बोला। बोला हाँ, ये तो तुम्हारे छोड़े हुए इतने साल हो गए। और फिर बोला कि ऐसा कोई 2 चीज़ें बताओ, शायद 3 बोला था, 2 ही बोला था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कि जिसमें व्हील का यूज़ ना होता हो। मैंने बोला सर कन्वेयर बेल्ट, द फर्स्ट वन। बोला क्या होता है? ऐसा नहीं है कोई नहीं जानते होंगे, ऑब्वियसली जानते होंगे, इतनी भी बड़ी बात नहीं मैंने बोलती। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी बोल रहे हैं तो आप ये ज़्यादा न समझें कि यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट इन दैट रूम। सो मैंने बोला कि वो देखना चाहते कि डू यू नो द एप्लीकेशन ऑफ दिस, ऐसा नहीं कहीं रट्टा मार के आ गया।
तो बोला कि इन असेंबली लाइन प्रोडक्शन लाइक कार्स का प्रोडक्शन जब होता है, सो द कन्वेयर बेल्ट इज यूज्ड। आप हिंदी बोलते बोलते एक दो लाइन इंग्लिश बोल जाते हो, उतना कुछ नहीं होता। दैट इज यूज्ड एंड इवन एट द एयरपोर्ट्स आप देखते होंगे सर कि वहाँ पर, मैंने ऐसे नहीं बोला था आप देखते होंगे सर, मतलब मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। सर आपने या फिर एयरपोर्ट पर ही हम देखते हैं सर कि कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ही लगेज जो होता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो बोला नहीं, उसमें भी कहीं ना कहीं व्हील लगा रहता है और कुछ। मैंने बोला रोबोटिक आर्म, एक रोबोटिक आर्म होता है, तो वो उसका क्या काम होता है, तो मैंने भी उसका भी कुछ बताया था ऐसा। बोला ठीक है। फाइनली उन्होंने बोला कि आपको लगता है कि हमारे ये शायद 15वां क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन लगातार बोल दिए बिना पॉइंट बताए। तो शायद उन्होंने बोला कि आपको लगता है कि जो पुराने स्थिति थी महिलाओं की और आज की स्थिति में कुछ चेंजेज है। तो मैंने बोला जी मुझे लगता है। तो मैंने बताया पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो स्थिति थी वो पूर्व वैदिक काल में बढ़िया थी और उत्तर वैदिक काल में जो थी, हालांकि मैं इसमें हिंदी में बात कर रहा था, बहुत कम मैं उत्तर वैदिक और पूर्व वैदिक, ये तो आप ये पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा आपको नॉलेज रहती है कि बोलते क्या हैं। हालांकि मुझे प्री वैदिक एंड पोस्ट वैदिक इस तरह से मैंने पढ़ा था, हालांकि मुझे याद था। तो बोला कि किस तरह से डिक्लाइन होनी शुरू हुई बताओ। तो मैंने बताया कुछ, क्या मैंने बोला था। तो उसने बोला कि नहीं नहीं ये किसी तुमको कह दिया, बताओ कोई सोर्स का नाम। तो मैंने बोला कि क्या मैंने बोल दिया, तो कुछ ऐसा बोल दिया था, क्योंकि आप जो होता है वो जनरली भी हो जाते हो, आप हर इरा का हर बिल्कुल परफेक्टली नहीं बता सकते। गुप्ता एरा में एग्जैक्ट बताओ कि क्या ख़राब था, या फिर आपको बोलते मौर्य एरा में क्या, तो आप यार बिल्कुल हो जाते हो, बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाते हो। तो वहाँ पर आप कुछ गलती हो जाती है आपसे। मैंने कुछ बोला तो बोला कि स्पेसिफिक नहीं, ये फिर घुमा रहे हो। बोला कि ओके सर सॉरी, सो मैं इसमें 2 बातें और कहना चाहूँगा। तब उन्होंने बोला हाँ 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 बताओ। बिल्कुल उनका चेहरा अच्छा लगा था। और कभी कभी वो जो होते हैं आपको भी दिखते हैं कि ज़्यादा निराश कहीं हो ना जाए, इसलिए वो आप वो देख जानना चाहते हैं कि आप क्या कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो मैं बिल्कुल स्माइली सब जगह कर रहा था जिससे मैं आपके सामने अभी वार्तालाप कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर एक बात मैंने आपको बताई थी शायद अभी अभी थोड़ी देर पहले कि जैसे कि जब मॉक इंटरव्यू में मुझे एक बार मुझे डांटा गया था कि जब रेप जैसा मुद्दा आए या फिर कुछ गलत मुद्दा है, कुछ भी जैसे SC ST के खिलाफ खराब कुछ कार्य हो रहा हो, उस वक्त आपकी स्माइल नहीं करनी चाहिए। आपको वहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, लाइक आप ऐसे किए हुए हो तो अब ऐसे हो जाए, कोशिश करें। इससे पता चलता है कि आप सेंसिटिव हैं, ये उन्होंने मुझे बताया था। मैंने बोला ठीक है यार, ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई। तो जब भी 1-2 जगह मैंने चुप हो गया था, तो मतलब मैं जानबूझ करके, जैसे अभी बताया गया कि हला सिस्टम क्या था, तो हला सिस्टम में बोलते वक्त बिल्कुल मुस्कुरा नहीं रहा था, मैं कोशिश कर रहा था। हालांकि आप प्रैक्टिस जब करते हो तभी ये हो सकता है कि अचानक से आपको याद आ गया कुछ ऐसा। तो ऐसे कोशिश करें। ऐसे बहुत सारे वीडियोस तो मेरे आप मेरे भी वीडियो देख रहे हैं और बहुत सारे तो यूट्यूब पर हैं ही, वहाँ पर देख ही ले जहाँ पर इतनी बारीकी से भी बताया जाता है। नहीं तो आपको गौर करना होता है, क्योंकि वो एट फाइनली रिव्यू दे देते हैं कि आप में क्या स्पेसिफिक है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे चीज़ों में बोला तो बोला ठीक है दस ओके। ये व्हील जो होता है ये किस सिद्धांत पर काम करता है, शायद मैंने आपको बताया अभी। तो मैंने कुछ बोला तो उन्होंने बोला नहीं 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 ये नहीं होता है, भूल रहे हो। मैंने शायद आपको बताया अभी। तो फाइनली उन्होंने बोला कि नहीं 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 नहीं, हाँ उत्तर वैदिक काल में क्या डिफरेंस था, तो मैंने बता दिया डिफरेंस। बोला नहीं नहीं ये कहाँ लिखा हुआ है सोर्स, कोई सोर्स बताओ। तो सोर्स मुझे ध्यान नहीं आया था, तो मैंने बोला सर कि मैं सेकंड पॉइंट बोल सकता। तो बोला हाँ हाँ बताओ बताओ। तो सेकंड पॉइंट बताया था कि उनको उपनयन संस्कार नहीं होते हैं, उनको दिए जाते थे। उपनयन संस्कार एक 16 संस्कारों में से एक था जो कि पहले होते थे। इससे वो आश्रम में भी नहीं जा पाती थी और संस्कृत में जो टेक्स्ट होते थे वो अब नहीं पढ़ पाती थी। और यूजुअली नाटकों वगैरह में, हालांकि मैं इतना तेज़ी से नहीं बोल रहा था, मतलब पहुँच लेकर के एक डेकोरम मेंटेन करनी है आपको,
शायद 1-2 बातें मैंने बोली थी कि इतना मैंने बोला भी था कि नहीं कि हो सकता है मैं पहले और चौथी बात बोल दी थी, मैं एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन क्या होता है कि उस वक्त आप फ्लो में ये सब बात बोल देते हो। तो उन्होंने बोला अब वो फिर से पहले वाले जो बोर्ड के जो मेन होते हैं उनके पास फोन बोला सर, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा सवाल पूछा अभी तक, पूरा मिलाकर शायद 16 या 17 प्रश्न अब तक हो चुके हैं। अब बोर्ड वाले मेंबर आ गए, उन्होंने फिर से बोला अब मैं बहुत ज़्यादा मुस्लिम कर रहा था, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं से उन्होंने पूछा था, 6 पॉइंट मैं बता चुका था, जिसमें उन्होंने स्माइल भी किया, हंसा, मजाक बनाने का प्रयास किया। तो अब उन्होंने बोला सर, अब वो तो रखे हुए थे कि आपने शाहबानो केस का नाम सुना है, तो बोला यस, तो बता सकते हैं कुछ इसके बारे में। मैंने कुछ बताया था कि दैट वाज द लास्ट 98 एज केस, जिसमें कि वो एलिमनी के से लेकर के जो शादी के तलाक के बाद जो भत्ता होता है उससे रिलेटेड था कि क्या सरकार को देनी चाहिए या फिर उनके पति को देनी चाहिए, इस पर मुद्दा था। मैंने ऐसे कुछ करते हुए बताया था 2 लाइन। तो बोला कि इसका फाइनल डिसीजन कब है, तो मैंने शायद डेट ईयर गलत बता दिया था। तो बोला नहीं, दैट वाज इन 2019 आई थिंक, उन्होंने बोला, और शायद वही भी था। तो बोला ओके थैंक यू सर, ये गलत बता दिया था। जो 2-3 जगह मैं गलत बताया हूँ पूरे ओवरऑल इंटरव्यू में, तो वहाँ पर आप सॉरी कहते, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता, ईयर याद नहीं होता, कभी कभी आपने कुछ गलत बोल दिया, कभी तो वो बता देते। जैसे मैंने बोला कि अपर पैलियोलिथिक की जगह मिडिल पैलियोलिथिक मैंने बोल दिया, तो बोला नहीं दैट्स ओके, तो मैं आप थैंक यू जरूर बोल दें। तो मैंने बोला थैंक यू सर, क्योंकि आप उन्होंने कुछ आपको बताया है तो आप थैंक यू बोल दें। फिर उन्होंने बोला कि हैव यू हर्ड द नेम ऑफ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शरीर, हाँ एक पॉइंट जो मैंने 6 पॉइंट बोला था उसमें ये भी था कि देयर इज नो पर्सनल लॉ अप देयर। उन्होंने जो चौथे वाले जो हिंदी में बहुत ज़्यादा मुझे डांट भी रहे थे, और अथवा कभी उन्होंने तारीफ भी की, और उन्होंने एक सवाल पूछा था कि इज़ देयर एनी लॉ, उन्होंने हिंदी में बोला था कि क्या ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसमें कि उनका जो होता है कि प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड हो। तो मैंने बोला था कि सर जैसे हिंदू में हिंदू सक्सेशन एक्ट है, ऐसा उनमें कुछ नहीं है। तो ये तो बोला कि क्यों, तो मैंने बोला सर उनकी पर्सनल लॉज है, शरीयत को फॉलो करते हैं, जिसके अंतर्गत उनको ये अधिकार नहीं मौजूद है कि निधन के उपरांत उनके जो होंगे वो पत्नी को जाएगा। तो ये भी 6ठा पॉइंट था। तो 18 क्वेश्चन था, 18-19 तक तो उन्हीं के पास हो गए थे। एक साथ मैं भूल भी रहा हूँ, क्योंकि जो 6ठा मैंने पॉइंट बताया था उसमें ये 6 पॉइंट बताया था, उसमें सारे से पर रोक करके एक सवाल पूछ दे रहे हैं, तो वो एंड 19 तक हो गए। तो अब 20वें क्वेश्चन तो शाहबानो वाले मुझसे मेन बोर्ड में ने फिर से बता दिया। फिर बोला कि किस ईयर में, तो 21 क्वेश्चन हो गए ये। फिर उन्होंने बोला कि हैव यू हर्ड द नेम ऑफ आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड, हैव यू हर्ड दिस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल लॉ किया था और आजकल ये मुद्दा में है। तो इससे मैं बोलूँ कि क्यों पर ज़्यादा फोकस करें, वाई दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। उन्होंने मुस्लिम के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि मैं सोशियोलॉजी था, ये भी क्यों ध्यान रख लें आप। दूसरी बात है कि जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, जैसे पैलियोलिथिक एज वगैरह, क्योंकि मैंने मेंशन ऑलरेडी कर दिया था, मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, और उससे उन्होंने व्हील से पूछा था। व्हील से जाते जाते मैं मेंशन कर दिया था, मुंह से निकल गया था पैलियोलिथिक एज। फायर से रिलेटेड कुछ मैंने बोल दिया था, फायर से उन्होंने सवाल पूछा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपने जो प्रपत्र 1 है उसको अच्छे से पढ़ लें, उस पर 5-5 क्वेश्चन बना लें, कोशिश करें 5-5 क्वेश्चन या 3-3 क्वेश्चन भी बना लें। लाइक आपने किसान लिख दिया हो, डॉक्टर लिख दिया, इंजीनियर लिख दिया अपने पिताजी को, तो उसमें भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे कि आप लाइक आप हिस्ट्री वाले हैं या जियोग्राफी वाले हैं, तो क्या प्रॉब्लम है हमारे पटना में, या फिर आप मधुबनी से रिलेटेड है तो क्यों मधुबनी का नाम पड़ा मधुबनी, या फिर वैशाली का नाम वैशाली, पटना का नाम पटना या पाटलिपुत्रा। इस तरह से जियोग्राफी वाले को ज़्यादा आ जाता है। हिस्ट्री है तो व्हाट आर द हिस्ट्री ऑफ देयर पर्टिकुलर थिंग। सोशियोलॉजी तो वहाँ के समाज के बारे में बताया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम के बारे में ज़्यादा हमारे देश में कुछ सालों से किसी घटना, किसी तरह की असामाजिक जो घटना हुई है उसमें आप थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि सोशियोलॉजी वालों को थोड़ा सा वाइड हो जाता है इस हिसाब से। एंथ्रोपोलॉजी वाले हैं तो आपको ह्यूमन स्पेसिफिक बात पूछ देगा कि ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरह से चेंज हुई है वगैरह। तो यहाँ पर थोड़ा जनरल रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 150 जो मैं क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में दूंगा,
उसमें क्या हुआ कि सब कुछ जो हो जाएगा, इस तरह के जो भी सवाल थे ना, सवाल जो होते हैं वो उस पर ही बनाया हुआ है वो वीडियो। तो 150 ज़रूर से ज़रूर देखें। और फिर उन्होंने ने फिर मैं जो 22वां या फिर 23वां जो क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा कि हैव यू हर्ड द नेम ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैंने बोला यस सर। अब जल्दी सुनाने में मत लगे यार, बिल्कुल मतलब रट्टा मार के हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज द कोड दैट इज इन विच द लॉ इज इक्वल टू एवरीवन, मीन्स एवरी मैन इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। ऐसा आप डायरेक्ट सुनाने मत लो जब तक वो ना बोले ना करने को। क्या आपने सुना है महात्मा गांधी का? हाँ, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में 2 अक्टूबर, पोरबंदर गुजरात है। क्या आपको बताना होगा? इस तरह से ऐसा ना करें जब तक वो ना बोले एलैबोरेट करने का, डोंट ट्राई टू। तो उन्होंने बोला यस सर। मैं वहाँ पर अच्छे से, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसी टोन में, धीरे धीरे ही, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बात नहीं कर रहा था। बोला कि आँख मिलाते हुए यस सर, व्हाट इज दिस। तो मैंने बताया द लॉ विच इज कॉमन टू एवरी मैन। जरूरी नहीं बहुत परफेक्ट हो, आप जानते हो बस। उन्होंने इंग्लिश में बोला, तीसरे ही इंग्लिश में बोला द लॉ विच इज कॉमन टू एवरी मैन इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। बोला इन विच आर्टिकल हैज दिस बीन मेंशन्ड। मैंने बोला आर्टिकल 44 से। और गोवा में ऐसा नहीं बोलते मैं। तो उन्होंने बोला कि इन विच स्टेट दिस इज एग्जिस्टिंग, दिस इन विच स्टेट दिस एग्जिस्टिंग एट द मोमेंट और प्रेजेंटली, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। तो बोला दैट्स इन गोवा सर। मैंने ये बोला था। एक सेंटेंस में, एक लाइन में बोलने की कोशिश करें। यही मैंने मॉक में सीखा था और मैंने गौर भी किया है दोस्तों से वार्तालाप करने के दौरान। बोला ओके। ये फाइनल क्वेश्चन था, 25वां क्वेश्चन आई थिंक, क्योंकि 20-25 क्वेश्चन होंगे ही होंगे। अगर आप 10 मिनट आप बिता कर भी आ रहे हो तो 20-25 होंगे। आपने सुना होगा। हाँ, यहीं पर मैं एक बात बताने देना चाहता हूँ। मिथ से पहले मैं 2-3 और बातें बता देना चाहता हूँ। 30 क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूँ, क्योंकि 2 क्वेश्चन मेरे दोस्तों से पूछा गया था, जो कि मैंने जानबूझ करके इस वीडियो के लिए बनाया था। कि आप ही बताइए कि पाटलिपुत्र का नाम पाटलिपुत्र क्यों पड़ा? नाम ठीक है, बहुत बढ़िया। उन्होंने बताया था कि पाटली वृक्ष, तो मैं भी जानता हूँ, मतलब कि उन्होंने कुछ बताया था पाटली वृक्ष के नाम पर वगैरह। बोला ठीक है चलिए। उन्होंने से जो पूछा गया था कि आप एक लड़की थी, उनका महिला थी, जो मेरी दोस्त थी, तो उनसे पूछा गया था कि आप कंप्यूटर साइंस आपने लिया है, ठीक है, हाउ वुड इट बी हेल्पफुल फॉर योर एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जो 150 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा उसमें इस तरह के सवाल भी रहेंगे। सो डोंट ट्राई टू लीव और स्किप दैट पर्टिकुलर वीडियो, देखें उसको। तो इस तरह के क्वेश्चन भी थे। हालांकि मुझसे पूछे नहीं गए थे। एक से पूछा गया था वन नेशन वन इलेक्शन, आजकल मुद्दे थे उस पर पूछे गए थे। और दूसरे से पूछा गया था कि अभी जो 3 क्योंकि ये शायद 1 दिसंबर से स्टार्ट था, हाँ, फेज 1, तो उस वक्त तक ये मुद्दे बहुत ज़्यादा चल रहे थे कि उसके 5-6 दिन पहले से ही स्टार्ट हो गए थे, शायद 1-2 दिन पहले से आई थिंक। ये मुद्दा किसानों का जो अभी MSP को लेकर के चल रहा है, तो वो MSP वाला इशू था वहाँ पर। व्हाट इज MSP, कौन इसको रिकमेंड करता है, कौन कमेटी रिकमेंड करती है, इस तरह से सवाल पूछे गए थे। कौन कमेटी रिकमेंड करती है, इसको कौन अप्रूव करता है, इसमें कितने MSP अभी तक है, कोई का नाम बताइए आप। उसमें रबी क्रॉप्स कौन थे MSP में, 2 का नाम बताइए आप। और अगर आप किसान हैं, जैसे मेरे दोस्त पूछा गया था किसान है, तो उसमें आपको पूछा गया था कि आपके पिताजी किसान हैं, तो वो कि पिताजी के बारे में पूछेगा नहीं। आपके पिताजी किसान हैं तो बताइए कि किस तरह की मिट्टी पाई जाती है आपके एरिया में। शायद वो अररिया टाइप के थे, अररिया से, तो किस तरह की मिट्टी होती है।
और उसका क्या बेनिफिट है। एक जहानाबाद से थे, तो उनको पूछा गया था कि वहाँ पर केवाल मिट्टी पाई जाती है, तो उसके क्या विशेषताएं, कैराल एंड केवाल वहाँ पर पाई जाती है। ये मुझे मतलब आप स्पेसिफिक उतना नहीं होते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट का, जब तक वो खुद ही वो ना बताए। तो मैंने ये सब बताया है। मैं जानबूझ कर के इस वीडियो के लिए पूछ रहा था बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे क्वेश्चन बनाने थे। मैं बहुत ज़्यादा देख रहा था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आपके बैकग्राउंड से होता है। डेफ ऑफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरते हो, जो यहाँ पर प्रपत्र 1 एक तरह से कहलाता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन थी। तभी आपसे सवाल पूछेगा, या फिर आपने वार्तालाप के दौरान कुछ ऐसा चीज़ मेंशन कर दिया है जो जिससे सवाल पूछ देगा। तो कोशिश करें ऐसे करने का। देखिए मिथ्स क्या क्या है, मैं मिथ्स अब बता देना चाहता हूँ। हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसको मैं 2 पार्ट में भी कर दे दूँगा, हो सकता है तो। तो मिथ्स क्या है इसके। एक मिथ्स नंबर 1, नॉलेज। मैंने अभी अभी बताया था, नॉलेज वर्सेज पर्सनालिटी। यूपीएससी में ज़्यादा पर्सनालिटी पर, यहाँ पर नॉलेज प्लस पर्सनालिटी दोनों होगा पहला चीज़। हालांकि इसमें बोलता है कि सिर्फ नॉलेज ही होगा, यहाँ पर सिर्फ पर्सनालिटी होगा, नहीं, यहाँ पर नॉलेज भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत मतलब कि आप बोले तो लगे कि आपने मिस दे कर आए हैं। मिथ नंबर 2, मिथ नंबर यही था कि यहाँ पर सिर्फ पर्सनालिटी होता है, नॉलेज आप कुछ भी बोलते हैं, ऐसा नहीं। छाटना भी होता है, यहाँ पर 4000 लोगों में से छाटना है, 1400 सीटें हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक डाल पे 10 चिड़िया हैं और एक को गोली मार दिया जाए तो कितने चिड़िया बचे। या फिर एक मुर्गा ने अंडा दिया तो वो कहाँ गिरेगा, तो पता चल बाद में चला कि मुर्गा तो अंडा देता ही नहीं। ऐसे ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। ये सवाल अगर आपसे किसी ने कहा है तो मस्ती मजाक आप कर रहा है, क्योंकि वो आपके हो सकता है आपके पिताजी आपके दादाजी के वक्त में ऐसे पूछे जाते हो। अब नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तीसरा बात ये कि अगर भालू आया तो आप पेड़ पर चढ़ोगे कि नहीं चढ़ोगे। ये सब हो सकता है कि फॉरेस्ट गार्ड का वगैरह ऐसा कुछ दे रहे हो तो उसमें पूछ दिया जाता होगा। यहाँ पर इस तरह से सवाल नहीं पूछा जाता। आपको कैसे सवाल पूछा जाएगा यहाँ पर, आप अपने ज़िला के एसडीएम हैं, जो मुझसे इंटरव्यू में 2 बार पूछ दिया गया, हालांकि सेम नहीं, अलग अलग। आप अपने ज़िला के एसडीएम हैं, एक बहुत ही खूंखार इंसान है जो बहुत ज़्यादा मर्डर कर चुका है, रेप भी बहुत ज़्यादा कर चुका है। तो उसको विलेजर्स ने पकड़ लिया है। अब आपको कहा जा रहा है कि छोड़ दीजिए, सर हमको मार देने दीजिए इसको। मैंने देखा है कि सेम तरह के तोड़ मरोड़ करके सवाल आपको अलग अलग मैंने यूट्यूब के वीडियोज में भी देखे हैं कि सेम तरह के सवाल थे, बस थोड़ा सा 2-3 लाइन इधर उधर बढ़ा करके कर दिया गया। सर ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो इस तरह के सवाल आपको पूछे जाएंगे कि विलेजर्स बिल्कुल तैयार नहीं है आपको सौंपने के लिए उसको। आपको मतलब कि क्या है कि उसको उनको इन्फ्लुएंस करना है कि नहीं नहीं हमको दे ही दीजिए इनको, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या आप करेंगे, क्या आप उनको अरेस्ट करेंगे या फिर उनको गोली मार देंगे या फिर आप विलेजर्स को सौंप देंगे। इस तरह के सवाल है। ये सिचुएशनल क्वेश्चंस, ऐसे कुछ सवाल होते हैं। हालांकि मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर यूपीएससी में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ पर भी पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब ज़्यादातर मैं बोल रहा हूँ पर्सनालिटी के टेस्ट का मतलब ये होता है, वहाँ पर ज़्यादातर इससे सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए बोले जाते हैं कि नॉलेज स्पेसिफिक, अगर आप थोड़ी बहुत आप घुमा भी रहे हो कि चलो बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो बक्सर का युद्ध आप वापस अर्ली 70-60s आप बोल देंगे, 70-64 नहीं भी बोलेंगे तो वहाँ पर चल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा होना पड़ता है आपको, क्योंकि ये ऐसे बिहार स्पेसिफिक है। बिहार 94,163 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया है, 10 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है 2011 सेंसस के अनुसार। 3rd लार्जेस्ट है, 13th लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ऐसा कुछ आपको अगर आप याद नहीं है तो फिर यहाँ पर थोड़ा चिढ़ जाते हैं, मैंने ऐसा देखा है। तो नॉलेज भी है, तो ये मिथ नंबर 1 ही था। दूसरा मैंने बता दिया कि ये कि इसमें होता है एक डाल पर 10 चिड़िया, ऐसे टाइप नहीं होता है। ये सब चीज़ें पर गौर मत कीजिए, अगर तैयारी करें तो ऐसा चीज़ नहीं होगा। आप अपने पोस्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में थोड़ा ध्यान दे दें। जैसे आप बीएएस आपने चुना है, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बीपीएस चुना है, सो उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं पोस्ट, प्लस आप एसडीएम के रूप में क्या कर सकते हैं, वो सब पर ध्यान दें। सिचुएशन जो क्वेश्चन होंगे जो मैंने अभी बताया, इस तरह के सवाल पूछ दिए जाएंगे। डीएसपी अगर आप हैं और आपके सीनियर पाए जाते हैं लिफ्ट किसी ब्राइबरी में, घूसखोरी में वगैरह, तो क्या करेंगे, ऐसा कुछ सवाल होगा। वो होता है एक तरह से बहुत ज़्यादा टफ। ये नहीं होता है कि यार 10 तरह के चिड़ियाओं को मार दें और ये सब होता होगा बहुत पहले, अभी ऐसा नहीं होता। तो ये मिथ नंबर 2 था।
थर्ड ये है कि आप देयर इज़ नो नीड टू ज्वाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाह रहे हो तो कोशिश करें कि वैसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें जो भी है, मैं किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं लूँगा। जो ज़्यादातर बिहार स्पेसिफिक सवाल पूछे, यूपीएससी से रिलेटेड सवाल अगर वो पूछ रहा है और उसी के फंडा पर चल रहा है तो नहीं होता है। इसका मैं आपको बताना चाहूँगा, डैफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जब आप वो फिल करवाता है यूपीएससी, सेम तरह की वो डैफ फिल करवाएगा आपको मॉक वाला भी। उसमें आपको बहुत कुछ पूछेगा, जिसमें आपको हॉबी भी रहेगा, जिसमें आपके बारे में कुछ डिटेल्स ऐसे होंगे जो कि यूजली ये नहीं पूछता कि किस लैंग्वेज में आपको देना होगा वगैरह, ये नहीं पूछता, बीपीएससी नहीं पूछता। तो आप समझ सकते हैं इसी नेचर से कि वो किस तरह से आपको लेने जा रहा है इंटरव्यू। हालांकि वो ठीक कर रहा है कि इतना कुछ आपको सवाल पूछ दे रहा है, आप वाइड सोच पाओगे, लेकिन वाइड सोचते सोचते कभी कभी हम अब ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं हो पाते। लाइक आपका नाम पूछेगा, उसका मतलब पूछेगा, वो तो सब पूछता है, ठीक है, लेकिन बिहार के आप किस विभाग में जाते वो वैसे नहीं पूछेगा। बिहार के किस जिला में या फिर किस डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट है, ये नहीं पूछेगा कभी यूपीएससी वाला। तो मैंने देखा है कि जो भी मॉक इंटरव्यू होता है वो इतना गहरा नहीं जाता, तो मैंने ये थोड़ा सा कमी मैंने पाया, क्योंकि मैंने खुद 4-5 इंटरव्यू मॉक दे दिए हैं सब मिला करके ओवरऑल पिछले 2-3 सालों में। तो आप ये समझ सकते हैं। प्लस मैंने बहुत सारे दोस्तों से करीबन 15 से 16 स्टूडेंट से बातचीत की है, उसमें से अधिकतर लोगों ने ऐसा ही कुछ मुझे भी बताया। तो आपको क्या करनी है कि इसी तरह से आप सामने बैठ करके एक अपना प्रैक्टिस कर लें। ज़्यादा जो है तो आप मेरे जैसे कुछ वीडियोज देख लें, बहुत सारे लोग बना करके रखे हुए हो तो वैसा देख लें। तीसरी बात कि आप कोई भी मॉक इंटरव्यू यूट्यूब वगैरह पर या फिर किसी मित्र से अगर आप पूछ रहे हैं तो आप क्या करें कि उसको और अपनी थोड़ी एनालिसिस कर लें कि क्या वो वाकई में उतना स्पेसिफिक होने जा रहा है या फिर नहीं होने जा रहा है बिहार से या फिर इंडिया से, क्योंकि इंडिया से भी सवाल होगा लेकिन बहुत कम, क्योंकि ज़्यादातर बिहार स्पेसिफिक होगा। चौथी जो टिप्स होगी वो ये होगा कि आप उस दिन का न्यूज़पेपर थोड़ा पढ़े रहें, और न्यूज़पेपर उस दिन का पढ़े रहें तो कोशिश करें कि हिंदी वाला या फिर इंग्लिश में हो तो वो लोकल वाला हो, ठीक है, लोकल वाला पे ज़्यादा फोकस करें। और आप सोचिए कि क्या अगर कोई ऐसा विवादित, हाँ तो जो विवादित होगा उसको ही आप सिर्फ नेशनल वाले न्यूज़ में पढ़ें। लेकिन जैसे कि अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है वैसा उस दिन आ गया न्यूज़पेपर में है, तो आप क्या करेंगे, तो आप सब कुछ उस फार्मर्स प्रोटेस्ट वालों को आप ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन से 3 लॉ हैं, कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्ट है उसके लिए, फार्मर्स प्रोड्यूसर जो ट्रेड का है वो तीनों की ध्यान दे लें। याद नहीं भी रखते तो कोई बड़ी बात नहीं, तीनों के बारे में आप थोड़ा जानकारी रख लें कि जिसमें एक एमएसपी के बारे में बात कर रहा है, एक एपीएमसी खत्म करने के बारे में बात कर रहा है, या फिर एपीएमसी को खत्म नहीं किया जा रहा है, मतलब कि उसको आप किसी भी एपीएमसी में बेच सकते हैं आउट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, ऐसा कुछ है तो उसको आप ध्यान से पढ़ लें। वैसे चीज़ों को आप पढ़ें, आप लोकल में भी होगा तो ठीक है, क्योंकि आपका जिस दिन भी इंटरव्यू होगा उस दिन कुछ भी हो सकता है न्यूज़पेपर में। तो वैसे विवादित को ज़्यादातर स्पेसिफिक ज़्यादा ये न चले जाएँ कि पाकिस्तान में आज ब्लास्ट हो गया तो उसका क्या मतलब होगा, या फिर अफगानिस्तान में कोई बन गया प्रधानमंत्री तो उसका कोई मतलब नहीं है अभी आपके लिए। कुछ मुद्दा ऐसा जो आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत चाहते हो तो वैसे पढ़ी जाए। तो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई और आई होप आपको अच्छा लगेगा। सारा मैंने वृत्तांत बताया, इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू में क्या किया है, करंट अफेयर्स में क्या किया, सारा कुछ रहेगा अगले वीडियो में, जिसमें 150 क्वेश्चन कम से कम होंगे। कोशिश तो 185 में, हालांकि मेरे पास 500 क्वेश्चन है, तो मैं सारा कुछ बता दूंगा आपको कि स्टार्टिंग फ्रॉम योर बेसिक्स, लाइक आपका नाम का मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। दूसरा वन आपके रोल नंबर जरूर होगा। तीसरा ये हो जाएगा कि आपका जो इंटरव्यू इंट्रोडक्शन आप याद जरूर से जरूर कर लें। उस इंट्रोडक्शन में क्या आपके होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये मैं बताऊंगा आपको। प्लस आपके पिताजी का कार्य क्या है, उसके स्कीम्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा 150 अलग अलग। तो देखिएगा वो लगातार होगा, मैं आपको इसी तरह से बताऊँगा। अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लेंगे, नहीं तो आप फिर से वीडियो देख लेंगे 1-2 बार। So that's all. See you tomorrow. Bye.